नमस्कार। फोकस रूम प्रो में आपका स्वागत है। आज के इस डीप डाइव का टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। बिल्कुल। और ये काफी फैसिनेटिंग टॉपिक है आज के टाइम में। वही तो, क्योंकि अगर हम आज अपने आसपास देखें ना, तो हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल का हर छोटा बड़ा सामान एक काफी लंबी और कॉम्प्लेक्स कहानी सुनाता है। हाँ, और वो कहानी सिर्फ एक देश के नहीं होती। एग्जैक्टली मतलब मान लीजिए किसी ने एक ब्रांडेड टी शर्ट पहनी है, अब उस टी शर्ट ने शायद किसी आम इंसान से ज्यादा पूरी दुनिया देखी होगी। ओह डेफिनेटली। उसमें जो कॉटन फाइबर यूज हुआ है वो शायद कोरिया से आया होगा, फिर उसकी डिजाइनिंग लंदन के किसी हाई एंड स्टूडियो में हुई होगी और फाइनल सिलाई थाईलैंड की किसी फैक्ट्री में। राइट। तो एक सिंपल सी 500 रुपए की टी शर्ट 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का सफर तय करके हमारी वार्डरोब तक पहुंचती है। और सोचने वाली बात है कि ये हमेशा से ऐसा नहीं था। हाँ, मतलब एक वक्त था जब इंडियन रोड्स पर सिर्फ अम्बेसडर और फिएट कार्स ही दिखाई देती थी। नई कार लेने के लिए सालों का इंतजार करना पड़ता था। वेटिंग पीरियड होता था लंबा लंबा। वही ना। और आज देखिए, दुनिया भर की लगभग हर टॉप ऑटोमोबाइल कंपनी की कार्स यहाँ की सड़कों पर दौड़ रही हैं। तो ये जो अचानक आया बदलाव है, ये सिर्फ बॉर्डर्स के पार सामान बेचने की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बारे में है कि हमारी इस पूरी दुनिया का इकोनॉमिक डीएनए किस तरह आपस में इंटरलिंक हो चुका है। सही कहा। और इस इंटरकनेक्टेडनेस को समझने के लिए आई थिंक आज हमें थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, राइट? हाँ, इसकी ग्राउंड वर्क को समझना बहुत जरूरी है। ये जो ग्लोबल इंटीग्रेशन हम देख रहे हैं, इसके सेंटर में एक स्पेसिफिक फोर्स काम कर रही है, जिसे हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कहते हैं। यानी कि एमएनसीज। राइट, आम भाषा में एमएनसीज। देखिए, ग्लोबलाइजेशन का मतलब अब सिर्फ आदान प्रदान या फॉरेन ट्रेड नहीं बचा है। ये प्रैक्टिकली प्रोडक्शन और इकोनॉमीज के डीप इंटीग्रेशन का नाम बन चुका है। अच्छा, तो मतलब चीजें सिर्फ बिक नहीं रही हैं, बन भी ग्लोबल लेवल पर रही हैं। एग्जैक्टली। एमएनसीज ने ना पूरी दुनिया को लिटरली एक सिंगल असेंबली लाइन में तब्दील कर दिया है। इनका प्राइमरी मोटिव बहुत क्लियर होता है, किसी भी तरह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज करना और प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना। राइट, बिजनेस 101। हाँ, और इसके लिए वो दुनिया के किसी भी कोने में जहां उन्हें चीप रिसोर्सेज और लेबर मिलता है, वहां अपने ऑपरेशंस और फैक्ट्री सेटअप कर लेते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। इस कंसेप्ट को थोड़ा प्रैक्टिकली ब्रेक डाउन करते हैं। इसका बेसिक मैकेनिज्म क्या है, जिसे हम आमतौर पर आउटसोर्सिंग कहते हैं? वो असल में जियोग्राफिक आर्बिट्राज का बड़ा खेल है। बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर हाईली डेवलप्ड है और हजारों मील दूर बैठे फॉरेन कस्टमर्स को रियल टाइम इंफॉर्मेशन और सपोर्ट वहीं से मिल रहा है। हाँ, और ये सिर्फ कॉल रिसीव करना नहीं है, ये एक्चुअली ज्योग्राफी और टाइम जोन्स को हैक करना है। वही तो। एक यूएस कंपनी को वही काम वहां के अमेरिकन एम्प्लॉयज से करवाना में शायद 10 गुना ज्यादा खर्चा आता। तो उन्होंने लिटरली अपना एक फंक्शन उठाकर दुनिया के दूसरे हिस्से में शिफ्ट कर दिया। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो ये मैकेनिज्म और भी कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले टी शर्ट का एग्जाम्पल आया था। हाँ, वो थाईलैंड वाला। राइट। जब हम कॉलर टैग पर मेड इन थाईलैंड पढ़ते हैं, तो वो एक इल्यूजन जैसा होता है। अच्छा, इल्यूजन कैसे? क्योंकि वो सिर्फ एक फाइनल असेंबली पॉइंट है। प्रोडक्शन अब एक देश की सीमा में रिस्ट्रिक्ट नहीं होता, बल्कि एक हाईली ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेस के थ्रू अलग-अलग देशों में बांट दिया गया है। एमएनसीज हर स्टेप को वहीं एग्जीक्यूट करती है जहां वो सबसे सस्ता और एफिशिएंट होता है। ओह, आई सी। इस तरह से कॉम्प्लेक्स ग्लोबल सप्लाई चेन्स बनती हैं। रॉ मटेरियल कहीं और, डिजाइन कहीं और मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल अलग ज्योग्राफिकल जोन्स में ऑपरेट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ ना एक ऑब्वियस लॉजिस्टिकल नाइटमेयर दिखाई देता है मुझे। कैसा नाइटमेयर? अगर एक एमएनसी का प्रोडक्शन इतना बिखरा हुआ है, कॉटन कहीं और से आ रहा है, डिजाइन कोई और कर रहा है, स्टिचिंग कहीं और हो रही है, तो ये लोग क्वालिटी और टाइमलाइन कंट्रोल कैसे करते हैं? ये बहुत वैलिड सवाल है। अगर हम एक एमएनसी को एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर मान लें, जो खुद तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाता, पर उसे हर एक म्यूजिशियन की टाइमिंग और पिच एक्यूरेटली सेट करनी है, तो वो हजारों मील दूर बैठे लोकल प्रोड्यूसर्स को इफेक्टिवली कंट्रोल कैसे करती हैं? आई लव दैट एनालॉजी। ये ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर वाली एनालॉजी यहाँ परफेक्टली फिट बैठती है। कंट्रोल एस्टैब्लिश करने के लिए इन लार्ज एमएनसीज के पास ट्रिमेंडस इकोनॉमिक पावर होती है। इनका स्केल इतना बड़ा होता है कि मार्केट की टर्म्स ये खुद डिक्टेट करती हैं। तो ये अपनी खुद की फैक्ट्रीज लगाती हैं हर जगह? नहीं, हर बार एमएनसीज अपनी खुद की मेगा फैक्ट्रीज नहीं लगाती। वो लोकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप्स करती हैं या कई बार डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर्स को कंप्लीटली खरीद लेती हैं। अच्छा, डायरेक्टली बाय आउट कर लेती हैं। हाँ,
और गारमेंट्स, फुटवेयर या स्पोर्ट्स आइटम्स जैसे सेक्टर्स जहां थोड़ा फ्रैगमेंटेड प्रोडक्शन होता है, वहां ये एमएनसीज लोकल सप्लायर्स को मैसिव ऑर्डर्स देती हैं। बड़ी क्वांटिटी में। एग्जैक्टली ऑर्डर का वॉल्यूम इतना बड़ा होता है कि एमएनसीज प्रैक्टिकली हर चीज डिक्टेट कर सकती हैं कि प्राइस क्या होगी, मटेरियल की क्वालिटी कैसी होगी, डिलीवरी शेड्यूल क्या होगा और यहाँ तक कि उन लोकल फैक्ट्रीज में लेबर कंडीशंस कैसी होंगी। वाओ। हाँ, तो ये डिस्टेंट लोकेशंस अब आपस में सिर्फ कैजुअली लिंक्ड नहीं है, बल्कि डीपली और इकोनॉमिकली बाइंड हो चुके हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? जब प्रोडक्शन इस लेवल पर ग्लोबलाइज हो गया तो अगला लॉजिकल स्टेप इन मार्केट्स का जुड़ना ही था। पर इस प्रोसेस में ना दो टर्म्स काफी फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं। एक है फॉरेन इन्वेस्टमेंट और दूसरा फॉरेन ट्रेड। राइट। आमतौर पर ना लोग इनको इंटरचेंज करके बोल देते हैं, पर इनके मैकेनिक्स बिल्कुल अलग हैं, राइट? बिल्कुल अलग है। जैसे अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फोर्ड मोटर्स का एग्जांपल काफी क्लियर है हमारे सोर्सेज में। उन्होंने इंडिया में 1700 करोड़ का एक मैसिव, काफी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट किया। उनका इंडियन प्लांट लगा। हाँ, चेन्नई के पास। राइट। पर ट्विस्ट ये है कि वो सिर्फ इंडियन कंज्यूमर्स के लिए कार्स नहीं बना रहे थे, है ना? एग्जैक्टली और यही फॉरेन इन्वेस्टमेंट की कोर स्ट्रैटेजी होती है। फोर्ड ने वो प्लान सिर्फ एक डोमेस्टिक मार्केट कैप्चर करने के लिए नहीं लगाया था, उन्होंने इंडिया को प्रैक्टिकली एक स्ट्रेटेजिक हब बनाया। अच्छा। वहां से वो दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज को फुली असेंबल्ड कार्स एक्सपोर्ट करते हैं और दुनिया भर में जो फोर्ड की दूसरी फैक्ट्रीज हैं उनके लिए हाई क्वालिटी कार कंपोनेंट्स भी इंडिया से बनकर जा रहे हैं। ओह, आई सी। तो जब एक एमएनसी अपना कैपिटल लेकर किसी फॉरेन जमीन पर फिजिकल एसेट्स जैसे मशीन्स या प्लांट्स खड़े करती है, उसे हम एसेंशियली फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। गॉट इट। और दूसरी तरफ है फॉरेन ट्रेड। किसने इसने तो लोकल मार्केट्स के मैकेनिक्स को पूरी तरह से हिला कर रख दिया, जैसा चाइनीज टॉयज की केस में हुआ। हाँ, वो काफी क्लासिक केस स्टडी है। एक वक्त था जब भारत के बाजार में सिर्फ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के बनाए हुए खिलौने बिकते थे। फिर ट्रेड बैरियर्स हटे और अचानक से मार्केट में चाइनीज खिलौनों की बाढ़ आ गई। बिल्कुल फ्लड हो गया मार्केट। और वो सस्ते थे, उनमें नई डिजाइन्स थी, नए इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स थे। अब कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उन्हें सस्ते दाम में बेहतर प्रोडक्ट मिल रहा था, जो कि उनके लिए अच्छा था। राइट। लेकिन लोकल टॉय मेकर्स की जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से क्रैश कर गई। पर सवाल ये उठता है कि चाइनीज टॉयज इतने सस्ते थे कैसे? क्या उनके पास सिर्फ चीप लेबर थी या इसके पीछे कोई और मैथमेटिक्स काम कर रहा था? देखिए, चीप लेबर तो सिर्फ एक छोटा सा फैक्टर था इसमें। असल कारण उनकी एक्सट्रीम इकोनॉमीज ऑफ स्केल और क्लस्टर मैन्युफैक्चरिंग थी। क्लस्टर मैन्युफैक्चरिंग मतलब चाइना में पूरी की पूरी सप्लाई चेन एक ही सिटी या जोन में इंटीग्रेटेड होती है। प्लास्टिक्स, मोल्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटी बैटरी सब एक ही जगह इजीली और सस्ते में अवेलेबल होता है। अच्छा, तो उन्हें दूर से रॉ मटेरियल नहीं मंगाना पड़ता। एग्जैक्टली। तो जब फॉरेन ट्रेड ओपन हुआ तो इस हाईली ऑप्टिमाइज्ड और सब्सिडी बैक्ड चाइनीज प्रोडक्शन इंजन का टकराव इफेक्टिवली इंडिया के छोटे अनऑर्गेनाइज्ड टॉय मेकर्स से हुआ, जो कि काफी अनफेयर मैच लगता है। वही तो। फॉरेन ट्रेड एसेंशियली हजारों मील दूर बैठे प्रोड्यूसर्स को एक आमने सामने की रेस में लाकर खड़ा कर देता है और इस ब्रूटल कंपटीशन का डायरेक्ट नतीजा ये होता है कि अलग अलग ज्योग्राफिकल मार्केट्स में एक जैसे प्रोडक्ट्स की प्राइसेस लगभग इक्वल होने लगती हैं। ओके। इस प्रोसेस को इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स कहते हैं, जहां ज्योग्राफी आप किसी इनएफिशिएंट प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। तो एसेंशियली ट्रेड ने ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड मार्केट्स को उठाकर एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाके रख दिया है, जहां रूथलेसली सिर्फ सबसे कॉस्ट एफिशिएंट प्रोड्यूसर ही सर्वाइव करेगा। बिल्कुल सही समझे। पर इस पूरी टाइमलाइन में एक अजीब सी बात लगती है मुझे। इंसान सदियों से ट्रेड करा, राइट? सिल्क रूट था, मसालों का व्यापार होता था, शिप्स महीनों तक समुद्र में रहते थे। हाँ, ट्रेड तो हमेशा से रहा है। लेकिन पिछले 30-40 सालों में इस ग्लोबल इंटीग्रेशन ने एक एक्सप्लोजन का रूप ले लिया। ऐसा अचानक क्या बदला जिसने वक्त और दूरियों को इफेक्टिवली जीरो कर दिया? इस एक्सप्लोजन के पीछे दो काफी बड़े एक्सेलरेटर्स या इनेबलर्स थे। सबसे बड़ा फोर्स ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी था। टेक ने तो सब बदल दिया। हाँ, और स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन में कंटेनराइजेशन ने रेवोल्यूशन ला दिया। एक स्टैंडर्डाइज साइज के बड़े कंटेनर्स जिनको शिप्स, ट्रेन्स और ट्रक्स पर सीमलेसली लोड और अनलोड किया जा सकता है। अच्छा, वो जो बड़े स्टील के डब्बे होते हैं पोर्ट्स पर। राइट। इस एक सिंपल इनोवेशन ने दुनिया भर में सामान भेजने की कॉस्ट को ड्रास्टिक लेवल पर गिरा दिया और डिलीवरी स्पीड कई गुना बढ़ गई। लेकिन इस फिजिकल मूवमेंट से भी बड़ा गेम चेंजर था
डिजिटल मूवमेंट। यानी इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशंस। एग्जैक्टली। इंटरनेट, सैटेलाइट, टेक और ईमेल ने बॉर्डर्स और बाउंड्रीज को कंप्लीटली डिसॉल्व कर दिया। इस डिजिटल मूवमेंट का ना एक बहुत ही क्लियर एग्जाम्पल हम एक न्यूज मैगजीन की पब्लिकेशन साइकिल में देख सकते हैं। ओह, वो लंदन वाला एग्जाम्पल। हाँ, एक मैगजीन जो स्ट्रिक्टली लंदन के रीडर्स के लिए है, उसका टेक्स्ट और रॉ मटेरियल लंदन से इंटरनेट के जरिए डायरेक्ट दिल्ली के एक ऑफिस में ड्रॉप होता है। कितनी आसानी से। राइट। और दिल्ली में बैठे डिजाइनर्स उस मैगजीन का लेआउट और ग्राफिक्स डिजाइन करते हैं और उसे वहीं दिल्ली की किसी प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट किया जाता है। और फिर वापस भेज देते हैं। बिल्कुल। फिर उन प्रिंटेड फिजिकल कॉपीज को हवाई जहाज से वापस लंदन भेज दिया जाता है और इस पूरे ऑपरेशन की पेमेंट इंस्टेंटली ई बैंकिंग के थ्रू दिल्ली के अकाउंट में फ्लैश हो जाती है। ये अमेजिंग है। एक जमाना था जब ऐसे ऑपरेशन के लिए लिटरली महीनों लगते और आज ये काम वर्चुअली रियल टाइम में हो रहा है। इस आर्बिट्रेज और कनेक्टिविटी को ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी ने एनेबल किया। पर देखिए, टेक्नोलॉजी अपने आप में सब कुछ नहीं कर सकती थी अगर लॉज और पॉलिसीज अलाउड ना करते। सही बात है। यहाँ एंट्री होती है दूसरे सबसे बड़े एक्सेलरेटर की, लिबरलाइजेशन। 1991 वाला फेज। हाँ, एक लंबा वक्त था जब इंडिया जैसे डेवलपिंग देशों ने अपनी इकोनॉमी के आसपास काफी ऊंची दीवारें या ट्रेड बैरियर्स खड़े किए हुए थे ताकि उनके लोकल प्रोड्यूसर्स को बाहरी कंपटीशन से बचाकर रखा जा सके। जो कि उस वक्त जरूरी भी था शायद। जरूरी था, पर 1991 आते आते ये क्लियरली रियलाइज हुआ कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को हमेशा एक प्रोटेक्टिव बबल में नहीं रखा जा सकता। अगर उन्हें ग्रो करना है और मार्केट में क्वालिटी बेटर करनी है तो उन्हें ग्लोबल जायंट्स के साथ compete करना ही होगा। मेक सेंस। इसलिए गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर लगे उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया। इस पॉलिसी शिफ्ट को हम लिबरलाइजेशन कहते हैं, जिसने इंडिया के दरवाजे बाहर की एमएनसीज के लिए खोल दिए और इंडियन कंपनीज को भी ग्लोबल होने का बड़ा चांस दिया। और इस लिबरलाइजेशन की वेव को ग्लोबली पुश करने वाली एजेंसी का नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WTO। राइट, WTO। जिसके करीब 107 देश मेंबर्स हैं। उनका स्टेटेड गोल बहुत सिंपल और नोबल लगता है सुनने में, कि ग्लोबल मार्केट्स को खोलना और सबके लिए फ्री ट्रेड प्रमोट करना। हाँ। और हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग, यहाँ कुछ चीजें आपस में मैच नहीं करती। कैसे? अगर ये WTO सच में एक ओपन और इक्वल प्लेटफॉर्म है तो डेवलप कंट्रीज उसके रूल्स को बाईपास कैसे कर रही हैं? एक स्पेसिफिक डिटेल कंसिडर करते हैं जो हमारी सोर्सेज में है, USA के कॉटन फार्मर्स की। हाँ, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। ये फार्म्स कोई छोटे किसान नहीं है, ये प्योरली $multi-million कॉर्पोरेट फार्म्स हैं और उन्हें US गवर्नमेंट से मैसिव, कंप्लीटली अनफेयर फाइनेंशियल सब्सिडीज मिलती हैं। इस सब्सिडी के चलते वो अपना कॉटन इंटरनेशनल मार्केट में आर्टिफिशियली लो प्राइसेस पर डंप कर देते हैं, जिसका असर बाकी देशों पर पड़ता है। एग्जैक्टली। जिसकी वजह से इंडिया या अफ्रीका के फार्मर्स उनसे बिल्कुल compete नहीं कर पाते। अगर US आर्टिफिशियली उन्हें बचा रहा है तो फ्री ट्रेड कहाँ हुआ? ये एक्चुअली फ्री ट्रेड और फेयर ट्रेड के बीच का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। वही तो मैं यही समझना चाहता हूं कि अगर WTO एक डेमोक्रेटिक बॉडी है जहां हर मेंबर कंट्री का एक वोट है, तो डेवलपिंग नेशंस एक साथ आके इन अनफेयर प्रैक्टिसेस को वीटो क्यों नहीं कर देते? मतलब रूल्स सिर्फ इंडिया या दूसरे डेवलपिंग नेशंस पर ही स्ट्रिक्टली लागू क्यों होते हैं? क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और ट्रेड प्योरली रूल्स पर नहीं, लेवरेज पर चलते हैं। लेवरेज? हाँ, WTO पेपर पर डेमोक्रेटिक जरूर है, पर हकीकत में ना अनइक्वल पावर डायनामिक्स इस पूरे फ्रेमवर्क को हेविली इन्फ्लुएंस करते हैं। अच्छा, पावर का खेल है। पूरी तरह से। US और यूरोपियन ब्लॉक्स के पास आर्थिक और पॉलिटिकल ताकत इतनी ज्यादा है कि वो अपने डोमेस्टिक सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर को लीगली कॉम्प्लेक्स सब्सिडीज के पीछे शील्ड कर लेते हैं। और जब छोटे देश इस पर आवाज उठाते हैं तो डेवलप कंट्रीज अपने मैसिव मार्केट्स की एक्सेस या फॉरेन एड को एक बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करके उनकी आवाज दबा देते हैं। वो डेवलपिंग नेशंस पे प्रेशर डालते हैं कि तुम अपने मार्केट्स फुली ओपन करो, पर खुद के सेंसिटिव सेक्टर्स में स्टेट इंटरवेंशन चालू रखते हैं। ये हिपोक्रेसी ग्लोबलाइजेशन के सिस्टम में ना डीपली बेक्ड है। वाह! अगर रूल्स और पावर स्ट्रक्चर्स इतने हेविली स्क्यूड हैं तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट जमीन पर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा होगा। इस इंटीग्रेशन का फायदा और नुकसान सब में बराबर तो डेफिनेटली नहीं बटा है। नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं बटा है। इसका मतलब हमें ये ऑब्जेक्टिवली देखना होगा कि इस पूरे ग्लोबल थिएटर में असल विनर्स और लूजर्स कौन हैं। और क्लियरली कुछ तबके इस वेव पर राइड कर गए और कुछ पूरी तरह डूब गए। अगर हम विनर्स के प्रोफाइल पर नजर डालें ना, तो सबसे ऑब्वियस बेनिफिशियरीज
अर्बन वेल ऑफ कंज्यूमर्स हैं। मतलब हम जैसे लोग जो शहरों में रहते हैं। हाँ, जिनकी परचेजिंग पावर अच्छी है, उन्हें अचानक लोअर प्राइसेस पर प्रीमियम ग्लोबल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स मिलने लगे। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ड्रास्टिकली हाई हो गया। और कंपनीज का क्या? कॉर्पोरेट लेवल पर देखें तो टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रणबाक्सी जैसी टॉप इंडियन टियर कंपनीज ने इस ओपन इकोनॉमी का भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने फॉरेन कंपटीशन से लड़ना सीखा और आज वो खुद एक मल्टीनेशनल जायंट्स बन चुकी हैं। सही बात है। पार्टी आईटी और बीपीओ सेक्टर के सडन बूम ने इंडिया के अंदर लाखों वेल पेइंग व्हाइट कॉलर जॉब्स क्रिएट किए हैं, जिसने एक रोबस्ट नया मिडिल क्लास बनाया देश में। ये वो लोग हैं जिनके पास बेसिकली स्किल्स थी, एजुकेशन थी और कैपिटल था। पर इस ग्लोइंग नैरेटिव के पीछे वो हिस्सा भी है जिसे थोड़ा कन्वीनियंट तरीके से हाइड कर दिया जाता है। हम द लूजर्स की बात करते हैं अब, जो इस रेस में पीछे छूट गए। राइट। वो छोटे प्रोड्यूसर्स, वो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस जो बैटरीज, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक्स, टॉयज, डेयरी और वेजिटेबल ऑयल बनाते थे, इनके पास ना तो फॉरेन कंपेटिटर्स जैसी डीप पॉकेट्स थीं, ना कोई एडवांस्ड R&D और ना ही बैंक से मिलने वाले अल्ट्रा चीप लोन्स। और उन्हें ग्लोबल जायंट से अचानक लड़ना पड़ा। बिल्कुल। जब ग्लोबल MNCs इनके मार्केट्स में घुसी तो ये एक्चुअली सर्वाइव ही नहीं कर पाए। उन्हें भारी लॉसेस झेलने पड़े और हजारों छोटी फैक्ट्रीज परमानेंटली शट डाउन हो गई, जिसका ह्यूमन कॉस्ट बहुत बड़ा था। वही सबसे ट्रैजिक पार्ट है। फैक्ट्रीज बंद होने का डायरेक्ट ह्यूमन इम्पैक्ट ये हुआ कि इनमें काम करने वाले करोड़ों लोग सडनली जॉबलेस हो गए हैं। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इसी MSME सेक्टर से आती है। इनके लिए ग्लोबल इंटीग्रेशन किसी मिरेकल नहीं, डिजास्टर से कम नहीं था। और आप देखिए, जो फैक्ट्रीज बंद नहीं भी हुई, उन्होंने कंपटीशन में बने रहने के लिए एक ऐसा रास्ता चुना जिसका बोझ सीधा वर्कर्स के कंधों पर गिरा। किस तरह से? गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की रियलिटी इस बात का सबसे सटीक प्रूफ है। MNCs ना अपने ग्लोबल सप्लायर्स के बीच ऑर्डर देने के लिए एक तरह की बिडिंग वॉर क्रिएट करती हैं। जो सबसे सस्ता बनाएगा उसको ऑर्डर मिलेगा। एग्जैक्टली। लोकल एक्सपोर्टर्स को ऑर्डर हासिल करने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्ट्रिक्टली लोएस्ट रखनी पड़ती है। अब उनके पास रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम करने का ज्यादा स्कोप तो होता नहीं है, तो वो सबसे वल्नरेबल फैक्टर पर स्ट्राइक करते हैं, और वो है लेबर कॉस्ट्स। यानी फ्लेक्सिबल लेबर के नाम पर वर्कर्स का सीधा शोषण। एग्जैक्टली। उस वर्कर का जिसके पास बार्गेनिंग पावर इफेक्टिवली जीरो है। बिल्कुल। MNCs का अपना प्रॉफिट मार्जिन बनाए रखने के लिए लोकल फैक्ट्री वर्कर्स की जो रेगुलर जॉब्स थी, उनको प्रिकेरियस कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। सो नो जॉब सिक्योरिटी। नन। अब उन्हें सिर्फ तब हायर किया जाता है जब ऑर्डर आता है, ताकि ऑफ सीजन में कंपनी को खाली बैठने की सैलरी ना देनी पड़े। उनकी वेजेस इतनी मिनिमम रखी जाती हैं कि उन्हें अपना गुजारा करने के लिए पीक सीजन में लगातार फोर्स्ड ओवरटाइम करना पड़ता है। उनके पास अब कोई लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी या बेसिक मेडिकल बेनिफिट्स नहीं बचे हैं। तो इसका मतलब उस फास्ट फैशन का, उन ट्रेंडी सस्ते कपड़ों का, जिसका हम किसी शॉपिंग मॉल में बिना सोचे मजा लेते हैं, उसकी काफी हैवी हिडन ह्यूमन कॉस्ट है। बहुत हैवी। MNCs अपना रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट कमा रही हैं, लोकल सप्लायर्स किसी तरह मेयरली सर्वाइव कर रहे हैं, और उस पूरी चेन के एकदम एंड में खड़ा एक अनजान वर्कर 12-14 घंटे की शिफ्ट करके इस पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन को लिटरली अपने लो वेजेस से सब्सिडाइज कर रहा है। इसीलिए जब हम इन सारे एविडेंसेस और डेटा पॉइंट्स को सिंथेसाइज करते हैं, तो क्लियर हो जाता है कि ग्लोबलाइजेशन कोई यूनिवर्सल रेमेडी या मैजिक वॉन्ड नहीं रही है। एक पोलराइजिंग फोर्स बन गई है। हाँ, ये पोलराइजिंग फोर्स साबित हुई है। एक क्लास जिसके पास रिसोर्सेज और एजुकेशन थी, उसने ग्लोबलाइजेशन के अपॉर्चुनिटीज को फुली एक्सप्लॉइट किया और प्रॉस्पर हुए। पर सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिनमें छोटे किसान, ट्रेडिशनल आर्टिसंस और वो लो स्किल्ड फैक्ट्री वर्कर्स शामिल हैं, इन फायदों से पूरी तरह अलग थलग रह गया। ये अनइवन प्लेइंग फील्ड अब एक एस्टैब्लिश्ड रियलिटी है। तो आखिर इस सफर का एंड गेम क्या है? ग्लोबलाइजेशन का व्हील अब पीछे तो घुमाया नहीं जा सकता, राइट? स्मार्टफोन्स, इंस्टेंट कम्युनिकेशन, क्रॉस बॉर्डर सप्लाई चेन्स अब हमारी सोसाइटी के ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर हिस्सा बन चुका है। हम इस प्रोसेस को अंडू नहीं कर सकते। तो फिर हमारे पास प्रैक्टिकली ऑल्टरनेटिव बचता क्या है? असल फोकस अब इस प्रोसेस को रिवर्स करने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन पर होना चाहिए। फेयर ग्लोबलाइजेशन, ओके। सवाल यह है कि इस स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी को कैसे ठीक किया जाए ताकि वेल्थ का कंसंट्रेशन सिर्फ ऊपर के कुछ छोटे से परसेंटेज पर ना रहे। और यहाँ गवर्नमेंट का स्ट्रेटेजिक रोल सबसे क्रूशल हो जाता है,
स्टेट को सिर्फ एक स्पेक्टेटर बन के नहीं रहना चाहिए। उन्हें एक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, उन्हें ऐसी डोमेस्टिक पॉलिसीज बनानी होंगी जो स्ट्रिक्टली लेबर लॉज को इन्फोर्स करें, ताकि एफिशिएंसी के नाम पर ये एक्सप्लॉयटेशन ना हो। छोटे प्रोड्यूसर्स को टारगेटेड सपोर्ट, चीप क्रेडिट और बेटर टेक्नोलॉजी की जरूरत है, ताकि वो कम्पिटिटिव बन सकें आगे चल के। और इंटरनेशनल लेवल पर? वहाँ और भी ज्यादा जरूरी है। WTO जैसे फोरम्स में गवर्नमेंट को बाकी डेवलपिंग नेशंस के साथ मिलकर एक पावरफुल कोएलिशन बनाकर उस अनइवन पावर डायनामिक को एक्टिवली चैलेंज करना होगा जो डेवलप्ड नेशंस को अनफेयर एडवांटेज देता है। फेयर ग्लोबलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब रूल्स सच में इक्वल और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हों। आज हमने इस डीप डाइव में देखा कि कैसे एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन और कॉल सेंटर्स ने बड़ी आसानी से फिजिकल बॉर्डर्स को पार कर लिया। ग्लोबलाइजेशन की पहली और दूसरी वेव ने मैन्युफैक्चरिंग और IT सर्विसेज को दुनिया भर में बिखरा दिया। राइट। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक नए और चैलेंजिंग सिनारियो पर विचार करते हैं। आने वाले कल में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाईली एडवांस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजीज का पूरे सिस्टम पर बोलबाला होगा, तब क्या हमारे खुद के माइंड्स, आइडियाज और हाईएस्ट लेवल की क्रिएटिव जॉब्स भी इस तरह सीमलेसली बॉर्डर्स क्रॉस कर जाएंगे? ये बड़ा डरा देने वाला थॉट है ना? और अगर आने वाले कल में डिजिटल ग्लोबलाइजेशन की ऐसी एक बड़ी बारिश आती है, तो उसमें छतरी किसके पास होगी और कौन भीगेगा? कौन इस नई दुनिया के विनर्स की लिस्ट में जाएगा और कौन लूजर्स की? इस बारे में खुद रिसर्च और विचार जरूर करें।